हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्रिटिश शासन प्रणाली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, सुनते क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं कि ये सब है क्या। तो देखते हैं, इसको यहाँ शुरू करते हैं। क्या होता है कि जो है ये आइलैंड होते हैं, ये एक कई सारे होते हैं यहाँ पर आइलैंड। ये आप मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूँ ही आपको बता रही हूँ हल्का सा। तो ये कई सारे यहाँ पर आइलैंड होते हैं, जिसमें कि ये दो बड़े होते हैं, ये बड़ा होता है, दो बड़े होते हैं। एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है, एक ये होता है और दूसरा क्या होता है कि ये होता है। तो और बाकी छोटे भी कई सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस बड़े जो बड़ा आइलैंड है, इसमें 3 देश होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो ये पूरे आइलैंड का ये ग्रुप है, इसको बोलते क्या है। जैसे ये पूरा ग्रुप हो गया आइलैंड का, बड़े छोटे सारे मिलाकर, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। इसको जो है क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। ये पहले हम देख लेते हैं, ब्रिटिश आइल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस ब्रिटिश आइल्स में क्या हुआ कि दो बड़े जो है आइलैंड होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं लेकिन दो बड़े होते हैं, एक ये और एक ये जो बड़ा है इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और ये जो छोटा है इसको क्या बोलते हैं, इसको आयरलैंड बोलते हैं, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। अब इसकी कहानी सुनते हैं कि कैसे ये जो है ग्रेट ब्रिटेन बना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये बड़ा आयरलैंड है, इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड हो गया, ये इतना पार्ट इंग्लैंड हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इतना पार्ट ये है वेल्स हो गया। फिर ये जो है स्कॉटलैंड, इसको मान लीजिए ये स्कॉटलैंड हो गया। 3 देश यहाँ पर इसमें हैं। तो इंग्लैंड क्या है, शुरू से ही काफ़ी जो है प्रभावशाली था, काफ़ी ताकतवर था, पावरफुल था। तो इसने जो है सबसे पहले वेल्स को अपने क्षेत्र में मिलाया, और इसने जैसे ही वेल्स को अपने क्षेत्र में मिलाया तो ये क्या बोला कि अब ये ब्रिटेन है। यानी कि अब जो इंग्लैंड के महाराजा हैं वो इंग्लैंड के महाराजा ना कहला करके ब्रिटेन के महाराजा कहलाएंगे। तो इसने अपने आप को क्या किया, ब्रिटेन घोषित कर दिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जैसे ही वेल्स को अपने राज्य में मिलाया इंग्लैंड ने, इसने अपने आप को ब्रिटेन घोषित किया कि ये जो है अब ये एरिया पूरा इंग्लैंड और वेल्स मिला करके क्या बन गया, ब्रिटेन बन गया। ठीक है, फिर आगे चल करके इसने क्या हुआ, स्कॉटलैंड को भी ये मिला लेता है। फिर ये अपने आप को क्या घोषित करता है कि अभी ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया है। यानी कि पूरा जो है ये आयरलैंड ये इंग्लैंड के उसमें आ गया, तो बोला कि अब ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया है। फिर जो है आगे जा कर के 1801 में, कब 1801 में क्या करता है कि ये पूरा जो है आयरलैंड, यहाँ पूरे आयरलैंड की बात हो रही है, पूरा आयरलैंड ये जो है अपने क्षेत्र में मिला लेता है। और ये अपने आप को बोलता है कि अब ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इसका पूरा नाम बोलते हैं, मतलब हो गया इस तरह से। लेकिन फिर क्या होता है कि 1921 में क्या होता है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपने आप ये अलग हो जाता है, और नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड के पास रह जाता है, इंग्लैंड में ही रह जाता है। बाकी ये जो जितना एरिया है इधर से, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है ये अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, ब्रिटेन से अलग हो जाता है। कब, 1921 में अलग हो जाता है। और जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स एंड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ये चारों देश जो है एक में मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिला हुआ एक मिलकर के बना हुआ एक जो है राज्य है, जिसमें कौन कौन है कि इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। इसमें इतने जो है 4 देशों से मिलकर के बना है यूनाइटेड किंगडम। तो अब आपको शायद नाम के पीछे की कहानी जो है सारी समझ में आ गई। इंग्लैंड क्या है, ये इंग्लैंड
इसकी बात है कि इंग्लैंड जो है शुरू से ही काफ़ी पावरफुल देश था, जिसने कि वेल्स पे, फिर स्कॉटलैंड पे, फिर आयरलैंड पे कब्जा किया। इस वेल्स पे कब्जा करते ही इसने अपने आप को जो है ब्रिटेन घोषित किया। जब आगे स्कॉटलैंड पर भी कब्जा हो गया तो ग्रेट ब्रिटेन घोषित किया, और जब आयरलैंड पर कब्जा हो गया तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड घोषित किया, जो कि 1921 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो जाता है। इसमें सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड बचता है, तो इसका फिर नाम जो है क्या हो जाता है कि रिपब्लिक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इसका पूरा नाम हो जाता है। तो अब आपको शायद इतना समझ में आ गया कि ये जो है ब्रिटिश आइल्स, इन सब जो जितने भी आइलैंड के ये ग्रुप हैं इनको ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है, जिसमें कि 2 बड़े ग्रुप थे, 2 बड़े आइलैंड थे, जिसमें एक में 3 राज्य थे, एक में ये आयरलैंड था। तो ये सारा आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब आपको नाम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है और इंग्लैंड क्या है। आगे देखते हैं। आगे ये इसका देखो पूरा ये नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 1922 से ये नाम इसका है, क्योंकि 1921 में जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो गया था, 1922 से इसका ये नाम चल रहा है। आगे क्या है कि ये संवैधानिक राजशाही है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि जो है जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है नाममात्र का, वो राजा है। और राजा क्या होता है? संवैधानिक राजशाही, यानी कि राजा अपनी तानाशाही नहीं दिखाएगा, अपनी मनमर्जी नहीं दिखाएगा, उस संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन और ये क्या होता है? निर्वाचित नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है। इनका जो है वंशानुगत होता है, लेकिन इनको संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये संवैधानिक राजशाही है यहाँ पर। और एकात्मक राज्य है यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे केंद्र की जो सरकार होती है उसी से पूरा शासन चलाया जाता है, एक सरकार के द्वारा पूरा शासन चलाया जाता है। जबकि अगर हम संघात्मक की बात करें, जैसे अपने यहाँ संघात्मक है, संघात्मक में क्या है? पैरेलल जो है 2 सरकारें चलती हैं, 2-3 जितनी भी हों, तो सरकारें चलती हैं और शक्तियाँ उनके बीच में जो हैं बटी होती हैं, उनकी अपने जो है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। और जो है ये पैरेलल चलती हैं, 2-3 भी चलती हैं। तो जैसे अपने यहाँ है कि एक केंद्र की सरकार हो गई, दूसरी राज्य की सरकार हो गई, और तीसरे स्तर पर हो जाती है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय जो सरकारें हैं, हमारी निकाय हैं, पंचायत, नगर निगम, ये सब आ जाते हैं। तो वहाँ पर एकात्मक है। अब वहाँ पर एकात्मक है, लेकिन क्या हुआ, जो ये संविधान है, यूके का संविधान है, यूके के संविधान में ये इन चारों देशों को ये छूट दे रखी है कि आप जो है अपनी संस्कृति, अपनी राजधानी, झंडा, राष्ट्रगान, ये आप अपना फॉलो कीजिए। इन सभी देशों की अपनी संस्कृति है, अपनी राजधानी है, अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपनी पहचान है, सभी को है। नॉर्दर्न आयरलैंड को भी, स्कॉटलैंड को भी, वेल्स को भी, और इंग्लैंड तो चलो है ही। तो इन सभी को अपनी अपनी संस्कृति, राष्ट्रगान, पहचान, ये सब फॉलो करने की पूरी आज़ादी मिल रखी है। लेकिन एकात्मक किस, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तो आप कह रहे हैं कि ये सभी जो है अपनी अपना जो है सब राष्ट्रगान, झंडा, ये सब यूज, पहचान, इन सबको फॉलो करते हैं। दूसरा आप बता रहे हैं कि ये एकात्मक है। तो एकात्मक राज्य है, ये सभी सिर्फ जो है पार्लियामेंट ने, यूके की पार्लियामेंट ने, इस यूके की सरकार ने इनको छूट दे रखी है कि कर लो भाई, जो तुम्हारा मन आए, जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो। लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं है, जब चाहे यूके का संविधान या यूके की पार्लियामेंट इनके सारे अधिकारों को छीन सकती है। ये तो सिर्फ उनकी मतलब एक दया पर निर्भर है कि ठीक है, करो अपने अपने मन का, जो तुमको अच्छा लगता है कर लो, तुमको हम मतलब बांध के नहीं रखेंगे, तुम करो अपने मन का। बट सरकार वहाँ पर जो है वहाँ एकात्मक ही है। जो एकात्मक राज्य है यही है, यानी कि जो केंद्र के अधीन जो भी सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेंगी। जो एक सरकार है, सत्ता उसी में निहित है, केंद्र की सरकार में, और उसी के अकॉर्डिंग सारी सरकारें काम करेंगी। अगर सरकारें कहीं और हैं भी तो उसके अधीनस्थ में काम करेंगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। ये बात है, यहाँ पर छूट दे रखी। बट यूके का संविधान जब चाहे इनके सारे छूट को वो हटा सकता है, मिटा सकता है, और अकॉर्डिंग टू यूके के संविधान इनको जो है चीज़ें फॉलो करवा सकता है। तो ये हो गया एकात्मक राज्य है, वहाँ पर एकात्मक राज्य है।
और लेकिन सभी देशों को छूट है अपनी जो है चीज़ें फॉलो करने के लिए, संस्कृत राष्ट्रगान, झंडा वगैरह वगैरह। तो ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखते हैं ब्रिटेन की संसद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन की संसद के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? ब्रिटेन की संसद जो है बायलैटरल होती है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पर भी 2 सदन हैं, जैसे कि अपने देश में 2 सदन हैं। वैसे क्योंकि अपने देश की जो प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, वो ब्रिटेन से ही ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन का जो है हमारे देश पर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक जो है यहाँ पर उन्होंने राज किया। तो हम उसके हैबिचुअल हो गए थे, हमने वही शासन व्यवस्था अपना ली है। थोड़ा बहुत चेंजेज हैं, अदरवाइज सब कुछ वही है। तो हमने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो हमारी भारत की और जो है ब्रिटेन की शासन प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट जो है, जितनी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका ये मदर बोला जाता है। ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है इन द वर्ल्ड। तो इसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं? मदर ऑफ पार्लियामेंट। मदर ऑफ पार्लियामेंट इसे ये बोला जाता है, इसे बोला जाता है। तो और इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि कैसे कब से इसकी शुरुआत हुई, तो अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो मैग्ना कार्टा, ये जो 1215 में एक मैग्ना कार्टा जो है साइन कराया गया था, जो राजा उस समय थे वहाँ पर, तो उनके द्वारा जो है एक मैग्ना कार्टा साइन कराया जाता है। मैग्ना कार्टा ये साइन कराया जाता है। मैग्ना का मतलब होता है कि ग्रेट, और कार्टा का मतलब होता है चार्टर। एक मतलब जो है ग्रेट चार्टर आप इसको कह सकते हैं, कि वो साइन कराया गया। क्योंकि वो इसलिए साइन कराया गया कि राजा क्या करता था कि कभी भी टैक्स को बढ़ा देता था, कभी भी कोई नया टैक्स इम्पोज कर देता था। तो जो वहाँ के लॉर्ड वगैरह थे वो सब मिल कर के मतलब इन्होंने जो है राजा से साइन कराया कि जो है आप जो है ना तो कर जो है ये सबकी सहमत से, जो वहाँ की बाइनर्स वगैरह हैं उनकी सहमत से आप कर लगाएंगे। इस मैग्ना कार्टा पर साइन करने के बाद राजा को क्या था, जो एक ग्रेट काउंसिल बनी थी, बाइशप्स, पियर्स, इन सब की जो रिचेस्ट पर्सन थे उनकी एक काउंसिल बनी थी। तो उनसे क्या है कंसेंट लेने के बाद, यानी कि उनकी अनुमति के बाद ही ये टैक्स जो है क्या करेगा कि लगाएगा। और अगर मनी विड्रॉ करना है किसी खर्चे के लिए तो वो भी इनके कंसेंट, यानी इनकी इस काउंसिल की अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। ये चीज़ जो है मैग्ना कार्टा में राजा से जो है साइन कराई गई थी कि आप जो है ये जो काउंसिल है जिसमें कि क्या है बाइशप्स हैं, पियर्स हैं, रिचेस्ट पर्सन हैं, लॉर्ड हैं, फ्यूडल हैं, जो ये सब लोग हैं, इनकी एक काउंसिल बनाई गई। और इस काउंसिल की अनुमति से जो है राजा टैक्स लगाएगा, टैक्स में बढ़ोतरी करेगा, और इनकी अनुमति के बिना वो कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता था, ना ही मनी विड्रॉ कर सकता था। ये सारी चीज़ें जो है मैग्ना कार्टा में राजा से साइन कराई गई थी। और फिर राजा जो है इनकी जो ये काउंसिल थी, ग्रेट काउंसिल्स ऑफ बाइशप्स एंड पियर्स, इनकी जो इन लोगों से कंसेंट करने के बाद, यानी कि अनुमति के इनकी सलाह से या इनकी अनुमति से ही राजा जो है टैक्सेशन और जो है विड्रॉल, मनी विड्रॉल वगैरह ये काम करने लगा था। तो पार्लियामेंट की शुरुआत अगर हम करें, देखें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ शुरू होता है, तो यहीं से शुरू होता है। तो ये मैग्ना कार्टा जो है 1915 का मैग्ना कार्टा बहुत ही जो है ग्रेट चार्टर आप इसको कह सकते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू होती है। तो मदर ऑफ पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड की संसद को क्या बोला जाता है, संसद की सभी संसदों की जननी बोला जाता है, यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हो गई, जो कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ठीक रहेगा।
तो अब हम बात करते हैं कि जो है ये कौन कौन से हाउस हैं यहाँ पर। यहाँ पर 2 हाउस हैं, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड लार्ड सभा है, और लोक सदन को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। ये हाउस ऑफ कॉमन क्या है, लोअर सदन है, यानी कि निम्न सदन है। ये निम्न सदन है, निम्न सदन है। और हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, ये अपर सदन है, अपर हाउस है, ये अपर हाउस है। या इसको जो है ये बड़ा सदन है और ये निम्न सदन है। लोग जैसे कि अपने यहाँ पर लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, राज्यसभा बड़ा सदन है। तो इसी तरह वहाँ पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड जो है बड़ा सदन है और हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है। लेकिन जो है पावर हाउस ऑफ कॉमन के पास ज़्यादा पावर है और हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कुछ भी पावर नहीं। जितनी की अपनी राज्यसभा में उतनी भी उनको नहीं मिली, क्योंकि ये सभी जो हैं इनके सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। इनके सभी सदस्य क्या होते हैं कि ये सभी नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, सम्राट के द्वारा चयन किए जाते हैं, इनका मनोनीत किए जाते हैं। जो सम्राट वहाँ का है तो वो इनको मनोनीत करता है। और ये होते कौन हैं, ये रिचेस्ट पर्सन होते हैं और पियर्स ग्रुप होते हैं और बाइसप्स होते हैं और जो इनके राजा के कज़िन वगैरह होते हैं, ख़ानदान वगैरह के, ये सब होते हैं। तो ये सब इसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है इसमें इन लोगों की एक ग्रुप होता है। कह सकते हैं कि रिचेस्ट पर्सन वहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठते हैं। और अभी सम्राट क्या करता है कि जो कुछ लोग अच्छे काम कर लेते हैं किसी फील्ड में, उनको भी मनोनीत कर देता है, सिर्फ इस बेसिस पर कि ठीक है इन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठने का उनको मौका देते हैं, फॉर रिस्पेक्ट कह सकते हैं आप इसको। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर दोनों सभा के बीच में। वहाँ पर क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन के पास जो है वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, यही जो है वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जबकि पहले 1911 के पहले 1911 के पहले जो है ये हाउस ऑफ लॉर्ड की काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हुआ करती थी। बट उसके बाद इनका जो है हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियाँ लगभग बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई हैं। और हाउस ऑफ कॉमन जो है इसकी शक्तियाँ वहाँ पर ज़्यादा हैं। और अगर हम देखें कि ये जो है लोक सदन जो हुआ, लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन, ये 1688 का रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो उसमें जो है इसको जो हाउस ऑफ कॉमन है इसको ज़्यादा वहीं से इसको जो है ज़्यादा पावर मिलने लगी। पार्लियामेंट को जो है सुप्रीम माना गया और सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, जो 1688 का जो है ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था उसका। और यहाँ की संसद जो है इतनी मजबूत है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो संसद बोल दे वही सब सही है। ये कहा जाता है कि जो है ब्रिटेन की संसद सिर्फ मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, बाकी वो सब कुछ कर सकती है। ऐसा इसकी संसद के बारे में बोला जाता है, पार्लियामेंट के बारे में ऐसा बोला जाता है। वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो संसद बना दे वही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संसद जो कानून बना दे वही संविधान हो जाता है। इतना जो है वहाँ की संसद इतनी पावरफुल है। वहाँ पर कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होता है, जैसे अपने यहाँ है कि कोई कानून बनता है तो उसमें जुडिशल रिव्यू भी होता है अगर न्यायालय को लगता है कि कुछ असंवैधानिक कानून बना दिए गए हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी जो है सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी इतना वहाँ पर ज़्यादा इस्टेब्लिश है, इतना पावरफुल संसद वहाँ की है। तो ये जो है, और अगर हम बात करें कि वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कहने को रिटन नहीं है, पर जो समय समय पर वो डिसीजन आते रहते हैं वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में रखे होते हैं। जो एक्ट पास किए गए, जो डिसीजन आए, वो एक एज अ डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं। बट यह और देशों की तरह, जैसे कि भारत में है या और देशों में है, एक बाइंडिंग करके बुक नहीं बनाई गई है, इतना अंतर है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, सब कुछ ओरली है, ऐसा नहीं है। तो जो है हाउस ऑफ कॉमन के पास वहाँ पर जो है काफ़ी जो है क्या होती, पावरफुल होती है। जैसे कि अपने यहाँ लोकसभा होती है, ऐसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन में जो है पीएम होता है
और पीएम के नीचे जो है मंत्री होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोक सदन जो है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन की सदस्य संख्या लगभग 659 के अराउंड थी। ये शायद 21 की बात है। अभी रिसेंट में क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, शायद 659 ही है, पर आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जो लोक सदन का होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू इसके सदस्य आते हैं। इसकी योग्यता क्या है कि 21 वर्ष होना चाहिए जो इसका लोक सदन की सदस्यता के लिए खड़ा हो रहा है, यानी कि चुनाव निर्वाचन के लिए खड़ा हो रहा है। तो उसकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में शामिल हो, ये सारी चीज़ें उसकी होनी चाहिए। इसकी जो है अगर हम कहें कि कोरम कितना होना चाहिए, यानी कि गढ़पूर्ति जो है बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता होती है ना, तो कोरम कितना होना चाहिए। तो कोरम क्या होता है कि वहाँ पर 40 सदस्यों का कोरम, यानी गढ़पूर्ति कम से कम जब 40 सदस्य होंगे तब जो है बैठक हो सकती है, वहाँ का अधिवेशन हो सकता है। और लेकिन अभी क्या है, पहले था कि 40 व्यक्ति से नीचे होते थे, सदस्य से नीचे होते थे तो बिल्कुल बैठक होती ही नहीं थी। अभी क्या है कर दिया गया है कि क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो और चीज़ें रुके ना, तो इसलिए क्या कर दिया है कि 40 लोगों से अगर कम है तो बैठक तो हो सकती है, लेकिन वोट नहीं डाले जाएंगे। वोट अगर 40 से कम है तो वोट नहीं डाले जाएंगे, लेकिन डिस्कशन हो सकता है। 40 से कम होंगे तब भी डिस्कशन हो सकता है, ताकि जो पार्लियामेंट का वर्क है, जो भी उसका अधिवेशन है, बैठक है, वो डिस्टर्ब ना हो, चलती रहे, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है। अब देखते हैं अधिवेशन जो है वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाया जाएगा। इनका जो है वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाया जाता है और इनका अधिवेशन वही नवंबर से जुलाई के बीच में चलता है। तो कहने को तो ये वर्ष में एक बार होता है, लेकिन काफ़ी लंबा सेशन होता है। तो ये नवंबर से जुलाई के बीच में चलता है और जिसमें कि क्रिसमस के लिए कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दिया जाता है कि चलो मतलब ये उनका त्यौहार होता है तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक होता है। बाकी ये नवंबर से जुलाई तक चलता है। एक सेशन, कम से कम एक सेशन इनको ये जो है बुलाया जाएगा, और अगर ज़रूरत और होती है तो दूसरा भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल एक सेशन आवश्यक है। लोक सदन का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वहाँ का ये है कि एक बार अध्यक्ष, ये क्वेश्चन में भी आपके बन के आता है कि एक बार अध्यक्ष, सदा के लिए अध्यक्ष जो है कहाँ का अध्यक्ष होता है, किस पार्लियामेंट का होता है? तो ब्रिटेन का ही होता है। यहाँ क्या होता है कि जो अध्यक्ष एक बार मतलब लोक सदन का जो मेंबर एक बार अध्यक्ष चुन लिया जाता है वो सदा के लिए अध्यक्ष हो जाता है। वो निर्विरोध अपने जो है क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है, और अगर कोई और दल की सरकार आप भी बनती है तब भी जो है अध्यक्ष वही रहता है कि जो कि एक बार बन चुका होता है, वही रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर वहाँ पार्टी और दल चेंज भी हो रहे हैं तब भी अध्यक्ष वही रहता है। तो इसीलिए ब्रिटेन के जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, तो उसको यही बोलते हैं कि एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष जो एक बार चुन लिया गया वही चुना जाता है, निर्विरोध चुना जाता है। कोई भी सरकार आए, सरकार चेंज हो जाती तब भी अध्यक्ष चेंज वहाँ पर नहीं होता है। तो ये सारी जो हैं बातें लोकसभा की हैं। लोकसभा नहीं, यहाँ पर क्या है, लोक सदन है, उसकी बातें हो रही, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बातें हो रही। जो लोक सदन का नेता होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, उसको जो है उसको नियुक्त कौन करता है? वो ये सम्राट जो होता है वो नियुक्त करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करेगा। वो देखेगा कि कौन बहुमत दल की जो पार्टी है उसके नेता को वो नियुक्त करता है, जैसे कि इंडिया में होता है सेम वैसे ही वहाँ भी होता है। और फिर जो उस प्रधानमंत्री की क्या है, उसकी सिफारिश से या उसके सहयोग से, सजेशन से, ये जो बाकी के मंत्री होते हैं वो उनको मंत्रिपरिषद को भी पूरा ये नियुक्त करता है, सम्राट ही नियुक्त करता है। तो पहले जो बहुमत दल का नेता होता है उसको नियुक्त कर देते हैं, फिर उसके जो है सहयोग से, सजेशन से बाकी के मंत्रियों की नियुक्त जो है सम्राट द्वारा की जाती है, नियुक्त किया जाता है। तो ये हो गई जो मेन बातें थी इसकी लोक सदन की, यानी कि जो लोअर हाउस है
लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट है, एक्चुअली इन्हीं को जो है पार्लियामेंट के रूप में देखा जाता है। अगर हम एक्चुअली बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो पार्लियामेंट का सेंस, अगर पार्लियामेंट बोला जा रहा है तो जो लोक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसी को पार्लियामेंट बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग, जैसे हम लोग अपनी लोकसभा में चुन करके नेताओं को भेजते हैं, वैसे वहाँ की कॉमन जो जनता होती है, तो इनके नेताओं को, जो ये नेता होते हैं, इनको चुन करके भेजती है। जबकि जो लॉर्ड्स जो है लॉर्ड सभा है, उसमें तो कोई नियुक्त होकर के आता ही नहीं है, सारे मनोनीत होते हैं, सारे रिचेस्ट पीपल होते हैं, पियर्स, पादरी, सामंत, यही सब होते हैं। तो अगर हम संसद की बात करते हैं, अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, अगर हम सांसदों की बात करते हैं, तो सीधा सीधा ये इंडिकेशन किधर जाता है, इंगित करता है कि हम जो है निम्न सदन की बात कर रहे हैं, यानी कि लोक सदन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जो है हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहीं पर, वहाँ पर, यहीं पर जो है चुनाव होता है और चुन करके लोग पहुँचते हैं। तो प्रतिनिधित्व यहीं पे देखने को मिलता है कि जो जनता के प्रतिनिधि यहीं पर पहुँचते हैं। और तो ये जो है जनता का मेन सदन है, वहाँ की जनता का ये मेन सदन है। और इसी को अगर हम संसद या सांसदों के रूप में कुछ देखते हैं, कोई बात करते हैं, तो ये इसी की ओर इशारा करता है, लोक सदन की तरफ इशारा करता है। तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं हम लॉर्ड सभा। तो ये लॉर्ड सभा की क्या होता है, संख्या अनिश्चित होती है, क्योंकि इसमें जो है सम्राट के द्वारा इनका मनोनयन होता है। जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, कुछ तो वंशानुगत होते हैं, कुछ अपने कार्यों के दम पर आ जाते हैं कि अच्छा काम किया तो जो है सम्राट ने मनोनीत कर दिया। ऐसे कर करके वहाँ 3-4 कैटेगरी होती हैं इनकी लॉर्ड्स की। तो उसमें कुछ तो वंशानुगत होते हैं और कुछ आ जाते हैं अच्छे काम के, उस पर आ जाते हैं। कुछ ये प्रीस्ट एंड पादरी, इन सब से होते हैं। तो ये जो है संख्या यहाँ की घटती बढ़ती रहती है। अब मान लिया किसी टाइम जो अच्छा काम करने वालों की लिस्ट है तो कम हो गई, ज़्यादा हो गई, या कुछ लोग जैसे कि वंशानुगत हैं, उनमें से कुछ ने, मतलब जैसे अब कुछ का डिमाइस कर गए, मतलब मर गए, या कुछ जो है किसी ने इसको आगे किया। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, बाइशप्स होते हैं, पियर्स होते हैं, लॉर्ड और रिचेस्ट पर्सन, यही सब होते हैं। और ये जो सम्राट होता है उसके कजन्स यानी खानदान वगैरह, यही सब होते हैं। तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। अगर हम लॉर्ड सभा की गणपूर्ति की बात करें तो प्रस्ताव को, अगर कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उसके लिए 30 मेंबर चाहिए। वहाँ पर गणपूर्ति के लिए सदस्य चाहिए, मिनिमम 30 चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इनकी बैठक हो रही है तो बैठक के लिए 3 मेंबर सफिशिएंट हैं। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो है अनुपस्थित होते हैं। जैसे कोई वंशानुगत है तो ठीक है, उनके अब जो वंशानुगत रूप में उनको आगे आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि उनको वो सीट मिलती जा रही है। लेकिन वो आज के जो अभी ज्वाइन किया है, जिनका नाम आया, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो नहीं आते हैं, गायब ही रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम मेंबर जो है उपस्थित होते हैं। इसलिए बैठक के लिए क्या है, सिर्फ 3 मेंबर ही, बैठक की गणपूर्ति के लिए 3 मेंबर ही काफ़ी हैं। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो है एब्सेंट रहते हैं और इनको अनुमति भी दी गई है कि आप लीव ले सकते हैं। अगर ऑप्शंस, लीव ऑफ ऑप्शंस करके एक वहाँ पर है कि एप्लीकेशन दे दो कि मैं ऑप्शंस रहूँगा, तो ठीक है, इजाज़त दे दी जाती है कि ठीक है आप ऑप्शंस रहो। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि इसकी जो है शक्तियाँ बिल्कुल रिड्यूज हो गई हैं 1911 के बाद में, और धीरे धीरे करके और ज़्यादा रिड्यूज होती जा रही हैं। तो इनके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अनिच्छुक भी रहते हैं और बस वंशानुगत चलता रहता है उनका। तो इसमें जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहती है। और तो 3 जो हैं, जो कोरम होता है बैठक के लिए 3, और अगर कोई प्रस्ताव पारित होना है तो 30, इतना चाहिए। अध्यक्षता की बात करें तो पहले तो कोई भी जैसे मंत्री वगैरह होता था, लॉर्ड चांसलर के रूप में जो है उसकी अध्यक्षता कर लेता था। लेकिन 2005 में जो है नया पद बनाया गया है, लॉर्ड सभा का स्पीकर जो है करके
तो इसमें ये निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनके द्वारा इसका निर्वाचन होता है। ये नया पद बना है कि ये चुना जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा जो है चुना जाएगा। और राज्यसभा के जितने भी ये सदस्य होते हैं तो ये सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि इनका मनोनयन होता है। तो और सम्राट के द्वारा यहाँ पर ये मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। और अपने यहाँ भी राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में चुना जाता है ये जो ये राज्यसभा है इनकी, और अपने यहाँ की राज्यसभा, ये दोनों सिमिलर है काफ़ी कुछ हद तक। ये भी अपर हाउस है, वो भी अपर हाउस है, और इनकी जो है सिमिलरिटी ये है कि सिर्फ यहाँ राज्यसभा में जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और यहाँ पे सारे ही सदस्य सम्राट के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं या फिर उनको रख लिया जाता है। तो ये है, और राज्यसभा में चुने हुए सदस्य भी आते हैं। तो यहाँ पर ये अंतर बनता है इन दोनों में। अगर हम इसकी शक्तियों की बात करें तो इसकी शक्तियाँ बहुत ही कम हो गई हैं। तो पहले क्या होता कि जुडिशियल शक्तियाँ इसी के पास थी, राज्यसभा ही जो है जो न्यायिक शक्तियाँ थी इसी के पास थी, लेकिन अभी वहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जब से एक अलग सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया तो इसकी जो है न्यायिक शक्तियाँ भी चली गई हैं। और ये अगर हम बात करें कि कोई प्रस्ताव पारित करने की, तो ये बहुत ही जो साधारण विधेयक हैं वही ला सकते हैं, और ज़्यादा इनके मनी बिल को ये ला नहीं सकते हैं, वो लोक सदन में ही आता है। और ये किसी भी बिल को जो है क्या कर सकते हैं कि उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। एक जो साधारण विधेयक होंगे उनको ये 1 साल के लगभग आसपास जो है डिले कर सकते हैं, 1 साल तक उनको रख सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल जो है, मनी बिल को 30 डेज़ में जो है 30 डेज़ को डिले कर सकते हैं। बस ये 30 डेज़ के लिए डिले कर सकते हैं मनी बिल में। जो साधारण विधेयक है उसमें ये 1 साल तक उस विधेयक को डिले कर सकते हैं। इतना सा इनका डिलेइंग का अधिकार है, बट रिजेक्शन का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो इनके जो है अधिकारों की ये बात हो गई। जो एग्ज़ाम पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मैं उतने पे ही बात कर रही हूँ। डिटेल जो है इसका वीडियोस, इसके सबके ये जितने भी टॉपिक हैं ये अलग अलग बनेंगे, तो कभी डिटेल टॉपिक अलग बात करेंगे। अभी हम सब जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उस पर हम फोकस करके ये वीडियो लाए हैं, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। एक बार और है यहाँ पर कि अगर हम लोक सदन की बात करते हैं यानी हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं, तो इसमें जो है जो 4 देश हैं, चारों देश के सदस्य आते हैं। जो ये लोक सदन में 4 देश के सदस्य पहुँचते हैं, यानी कि जो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स और इंग्लैंड। तो सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से होते हैं? ये इंग्लैंड के होते हैं। लगभग 540 सदस्य जो है इंग्लैंड के, 37 वेल्स के एंड 71 स्कॉटलैंड के एंड 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य उत्तरी आयरलैंड के होते हैं। ये जो है आपको यहाँ पर सदस्य संख्या नहीं याद रखनी है, बस कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो लोक सदन में है चारों देश जो होते हैं, जिन चारों देशों से मिलकर के यूके बना है, तो चारों देश से सदस्य अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो पहुँचते हैं। जैसा उनका रेशियो है जनसंख्या का उस अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो लगभग अप्रॉक्स जैसे हमने 659 सदस्य बताए हैं, तो इनमें से 540 इंग्लैंड के हो जाते हैं, 37 वेल्स के हो जाते हैं, 71 स्कॉटलैंड के हो जाते हैं, 12 सदस्य उत्तरी आयरलैंड के हो जाते हैं। और ये क्या है, ये सभी जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अधिकार मतलब तौर पर ये सभी जो है सदस्य चुने जाते हैं। तो ये यहाँ पर लोक सदन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि सभी जो है सभी देश से आते हैं इसमें जो है इसके प्रतिनिधि। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, देख लेते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। आपको इनमें जो भी लगे कि जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आंसर दे दूँगी। तो अभी देख लेते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ब्रिटिश संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान होता है।
अलिखित संविधान मतलब इसका कोई एक लिखी हुई कोई बुक नहीं है संविधान की, अलिखित है। अब अलिखित का मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है जो उनके डिसीजन होते हैं, जो वो एक्ट पास करते हैं, जो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखे हुए हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखे हुए हैं। लेकिन जैसे हम देखें कि एक बाइंडिंग बुक है, जैसे कि अपना भारत का संविधान है या कहीं और का है, तो वैसे इनके यहाँ एक बाइंडिंग बुक के तौर पे कोई संविधान नहीं मिलता है। अगला क्या है, लचीला संविधान है। लचीला संविधान का क्या मतलब होता है? लचीला संविधान का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही आसानी से जिसके संविधान में संशोधन कर लिया जाए उसे लचीला संविधान कहते हैं। तो साधारण बहुमत से जो है ये ब्रिटिश संविधान है, इसका साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है और संसद जो है कोई भी कानून पारित कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, कोई कानून में संशोधन कर सकती है और चेंज कर सकती है उसको। तो लचीला संविधान है वहाँ पर। और जैसे कि अपना और कोई कठोर संविधान होता है, अमेरिका का कठोर संविधान है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिलने पर जो है संविधान में कुछ चेंजेज होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही कठोर संविधान अमेरिका का है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देने पर तब जा करके उसमें चेंजेज होते हैं। और जैसे अपने भारत का संविधान की बात करें तो ये लचीला और कठोर दोनों हैं, क्योंकि लचीला क्या है, कुछ चीज़ें बिल्कुल साधारण बहुमत से पास हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल साधारण बहुमत से, जैसे राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन हो जाता है इनका। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ जो और हैं चीज़ें, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर स्पेशल बहुमत की ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, प्लस और भी जो जिनमें राज्यों के सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जिसमें राज्यों से संबंधित कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है और उसमें राज्य के इंटरेस्ट भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत प्लस पूरे देश के आधे राज्य की विधानसभाएं उसमें अपना कंसेंट दें, जो पूरे देश की जो है आधी विधानसभाएं, यानी कि जैसे 28 राज्य हैं तो उसमें कितना 14, कम से कम अगर विशेष बहुमत प्लस 14 राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति मिलेगी तब जाके वो संविधान संशोधन होगा। ऐसा जो है अपने यहाँ का, अपने भारत का संविधान इस प्रकार से क्या है, लचीला भी है, कठोर भी है। कुछ संशोधन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, कुछ संशोधन में बहुत ही ज़्यादा विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो लचीला और संविधान, मिश्रित संविधान है हमारा, लचीला प्लस कठोर दोनों है। तो अगर हम और अगले इसकी क्या विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। हम यहाँ पर थोड़ा इसलिए भारत को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं क्योंकि भारत और ब्रिटिश की जो शासन प्रणाली बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो जहाँ पर जो अंतर है वो मैं अलग करती जा रही हूँ ताकि आपको साथ में भारतीय शासन व्यवस्था की चीज़ें हैं वो भी आपको पता चलती चले। जैसे कि भारत में वहाँ पर एकात्मक है, ब्रिटिश में एकात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में क्या है, संघात्मक है। ब्रिटिश में क्या है, लचीला संविधान है, अपने यहाँ लचीला और कठोर दोनों संविधान है। ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है, अपने यहाँ लिखित संविधान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो काफ़ी सारी सिमिलरिटी होने के बाद भी ये अंतर हैं हमारे और ब्रिटिश की शासन व्यवस्था में। आगे क्या है, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। अगर हम सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर करते हैं तो ये क्या होता है कि जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें सैद्धांतिक रूप से वहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन व्यवहार में देखें तो वो अलग हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि अलिखित संविधान, तो सैद्धांतिक रूप से लिखा है कि वहाँ पर संविधान जो है ब्रिटेन का अलिखित है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या वो कुछ लिखा ही नहीं है? नहीं है। जो उनके एक्ट्स होते हैं, जो उनके डिसीजन होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो वहाँ पर जो है रखे हुए हैं, व्यवस्थित करके रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। जो इनकी ये जब ये सदन में बहस वगैरह होती है तो ये इनकी एक प्रीसीडिंग बुक होती है, तो प्रीसीडिंग बुक में सब कुछ नोट किया जाता है, डिस्कशन वगैरह हुआ तो ये सब नोट किया जाता है। तो वो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं, लिखित में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। बट
सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि वहाँ कोई एक बुक नहीं है, संविधान के नाम पर कोई बुक नहीं है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि अलिखित संविधान है। तो ये अंतर हुआ सिद्धांत एवं व्यवहार में। सिद्धांत में क्या कह रहा है, अलिखित है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो वहाँ पर बहुत कुछ, काफ़ी कुछ, सभी कुछ लगभग लिखा हुआ रखा है। तो आगे देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि राजतंत्र, जैसे कि बोलता है कि वहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था है, तो कुछ नहीं है तो सब कुछ लोकतांत्रिक है, सिर्फ राजा का वहाँ नाम है, सम्राट का नाम है, नॉमिनल है, सम्राट भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही चलता है। तो ये सारे सिद्धांत और व्यवहार में कुछ अंतर हैं। आगे देखते हैं संसदात्मक प्रजातंत्र। तो संसदात्मक प्रजातंत्र में क्या है कि वहाँ पर भी जो है संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, एक नाम मात्र का जो है हेड होता है, एक वास्तविक हेड होता है राज्य का या देश का। तो वहाँ नाम मात्र का कौन है, सम्राट है, और जो अगर वास्तविक बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो वहाँ पर भी जो है नाम मात्र और संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, दो प्रकार के हेड होते हैं, एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। तो वहाँ पर भी जो है सम्राट नाम मात्र का हो रहा है और प्रधानमंत्री वास्तविक हो रहा है, जैसे कि अपने इंडिया में होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, जबकि सारी जो है राष्ट्रपति के नाम पर सारी ताकतों को यूज करने वाला प्रधानमंत्री होता है। संसद की सर्वोच्चता, वहाँ पर क्या है, संसद, वहाँ बताया मैंने कि संसद जो है बहुत पावरफुल है वहाँ की। वो कहावत कही जाती है वहाँ के लिए कि मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। मतलब ब्रिटेन की संसद जो है सब कुछ करने में सक्षम है। तो वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है, संसद बहुत प्रभावशाली है वहाँ पर। अपने यहाँ क्या है, साथ में भारत का भी देखते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। अपने यहाँ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अपने यहाँ किसकी, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है, तो टिक करना है संविधान की सर्वोच्चता है। ऐसे ही एकात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर देख लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर है, अपने यहाँ संघात्मक है। तो ये वहाँ की विशेषता है। कानून का शासन है वहाँ पर, कानून का शासन है। और अधिकार पत्र का अभाव है वहाँ पर। जो अधिकार पत्र, जैसे अपने यहाँ मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि अधिकार जो है कहीं ऐसे लिखे हुए नहीं रखे हैं, अधिकार पत्र का अभाव है। लेकिन नागरिकों को क्या है, अधिकारों एवं स्वतंत्रता की मान्यता दी गई है। जो है नागरिकों को अधिकार भी दिए गए हैं, स्वतंत्रता भी दी गई, इसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ से ज़्यादा उनको अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है ना। तो ये हो गया। आगे देखते हैं जो द्विदलीय व्यवस्था है, वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है, जबकि अपने यहाँ क्या है, बहुदलीय है। कितनी सारी पार्टियाँ हैं जो नेशनल लेवल पर हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पर हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, उनके यहाँ द्विदलीय है, वहाँ भी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, पर उनका कोई खास रोल नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। दो ही पार्टी हैं, एक तो है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी और दूसरी क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी। ये जो दो पार्टियां वहाँ मेन हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उस समय कौन था, स्वतंत्रता के टाइम क्या था, ये लेबर पार्टी ही सरकार इसकी बनी थी। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो इसकी सरकार वहाँ पर बनी थी। और कौन थे, क्लीमेंट एटली जो है वहाँ के पीएम थे, उस समय पीएम थे। और जब ये कंजर्वेटिव पार्टी क्या थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कंजर्वेटिव जो है पार्टी का शासन था और चर्चिल जो है पीएम थे। ये सारी बातें हो गई। तो वहाँ पर दो ही पार्टी हैं, एक लेबर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, दो ही पार्टी की वहाँ पर मेनली हैं। तो इतना, यही मेन पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोशिश मैंने ये की है कि सारे एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स यहाँ पर हमने रखे हैं। जो नहीं लिखे हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपके लिए अगर नया है तो आप वो मेरे एक्सप्लेनेशन जो मैं ओरली बोल रही हूँ वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।
और जितना मैंने लिखा है यहाँ पर, जितना बोला है, उससे बाहर एग्ज़ाम्स में कुछ पूछते नहीं हैं। और बाकी मैं प्रैक्टिस में जो है लाती रहूँगी, इनको प्रैक्टिस भी इन पॉइंट्स पे करवाऊँगी। और कोशिश की है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।